इतिहास की तमाम परिभाषाएं हैं। सिर्फ एक पंक्ति जो आप सब जिसको पढ़ते हैं, बुनते हैं, वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि अतीत और वर्तमान के मध्य यह अंतहीन संवाद है। अंतहीन है इसलिए कभी पूरा न होने वाला कार्य है, सतत चलने वाला कार्य। यानी जब भी नए तथ्य आएंगे तो नए नैरेटिव्स बनेंगे, इसलिए दायित्व तो हमेशा है। ऑस्कर वाइल्ड जैसा विद्वान कहता है कि इतिहास का निर्माण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इतिहास लेखन एक महान व्यक्ति ही करता है। निश्चित रूप से यह मानव चिंतन का विषय है इतिहास, और उतना ही मानव मात्र भी अपने इतिहास को जानने के लिए हमेशा लालायित रहता है, उत्सुक रहता है, प्रयासरत रहता है। एक चीज और इसमें जो भी भाई साहब उल्लेख कर रहे थे कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार भौगोलिक सीमाओं के आधार पर इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं, कुछ विशेष अवधारणाएं स्थापित होती हैं। इसलिए मैं थोड़ी पहले से 2 मिनट की पृष्ठभूमि लेते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि जो ये जब हमने दुर्भाग्य से 200 साल जो ब्रिटिश गुलामी का रहा, जिसमें लिखा इतिहास ही हम आज तक पढ़ रहे हैं, उनमें और हमारे चिंतन में मूल अंतर क्या है। और जब इसको सोचना है तो 2-3 अवधारणाएं समझनी पड़ेंगी। एक तो मनुष्य को लेकर चिंतन क्या है, भारतीय अवधारणा क्या है, पाश्चात्य अवधारणा क्या है। पाश्चात्य अवधारणा में मनुष्य की उत्पत्ति ही पाप से मानी गई है। इटली के जो विद्वान हैं मैकियावेली, वो कहते हैं कि मनुष्य मूलतः लालची होता है, धूर्त होता है, कृतघ्न होता है, पापी होता है। तब तक ही वो प्रेम और सहयोग करता है जब तक उसको लाभ पहुंचता है। हॉब्स और लॉक के दर्शन से भी आप परिचित हैं। बताते हैं कि मूलतः मनुष्य नीच, दुष्ट, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित जीव। फ्रायड, डार्विन और मार्क्स ने लगभग इसी धारा का अनुगमन किया। इसके समानांतर जब हम अपना दर्शन देखें तो यह माना जाता है कि हम उस परम सत्ता के अंश, हम दैवीय बोलिए, हम देव। एक विचारधारा है। दूसरे स्तर पे देखें कि कहां अंतर पैदा करने की परिस्थितियां कहां पैदा होती हैं। पाश्चात्य दर्शन में व्यक्तिगत हित के लिए किसी स्तर तक जाने की छूट है, और अगर कोई भाईचारा की बात है भी तो वो कम्युनिटी तक ही केंद्रित है, उस संप्रदाय तक, उस समुदाय तक ही केंद्रित है। मुस्लिम भाईजान, मुस्लिम भाईचारा या क्रिश्चियन ब्रदरहुड। अब अपनी तरफ आइए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही परिवार, पूरा विश्व ही परिवार। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम एक क्षेत्र, एक समुदाय की बात नहीं करते, हम दुनिया के एक एक जन की बात करते हैं कि श्रेष्ठ बनाना है तो पूरी दुनिया को बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश लेकर आते हैं। तीसरा, हमारी जो धारणा है, हमारा जो जीवन का चरम लक्ष्य है, वो मोक्ष है। और पाश्चात्य दर्शन कहता है कि इस जीवन में जो ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त कर लिया जाए वही जीवन का चरम लक्ष्य। इसलिए यह विभेद है जो दोनों के इतिहास लेखन को प्रभावित करता है। और इसीलिए जब हम पाश्चात्य चश्मे से, पाश्चात्य इतिहासकारों के, पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के माध्यम से अपने उनके बनाए पैरामीटर्स पे अपने इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें निराशा आती है। और उनको तो यही स्टैब्लिश करना था। निश्चित रूप से इतिहास लेखन और इतिहास चिंतन हमारी दुनिया को विशिष्ट देंगे, और इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो वास्तव में अति प्राचीन। भाई साहब अभी जिक्र कर रहे थे जैसे राष्ट्र का एक शब्द लेके, इतिहास को भी लेके आप देखें, अथर्ववेद में इतिहास की अवधारणा पर व्यापक चिंतन है। जितने हमारे ग्रंथ हैं, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां, इन सब में उसकी पर्याप्त चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद में 5वां वेद ही कहा गया कि ये पंचम वेद है। वेद मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान की सर्वोच्च विधा है।
कौटिल्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि राजा को प्रत्येक दिन तीसरे पहर, दोपहर के बाद का जो समय है, वो इतिहास के अध्ययन के लिए देना चाहिए। 6 अंग इतिहास के बताए गए, 6 चीजों को शामिल किया गया उसमें। पुराण, जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने गल्प ही मान लिया, और उसमें पूरी परंपरा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितश्चैव पुराणम पंचलक्षणम, कुछ बचा ही नहीं जिसको शामिल न कर लिया गया हो। इतिवृत्त, कहानी और प्रसंगों के रूप में आख्यायिकाएं, उदाहरण, धर्म और नीति की व्याख्या के रूप में धर्मशास्त्र, और पूरी राज्य व्यवस्था के रूप में अर्थशास्त्र, ये 6 अंग बताए गए हमारे यहाँ। इसलिए निश्चित रूप से जो इतिहास का ज्ञान का क्षेत्र है वह अत्यधिक व्यापक है, श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ स्थान ही प्रदान किया गया। लंबे समय तक जो हमारी अवधारणा रही वो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते की है। जब बाह्य आक्रमण होने लगे और संघर्ष हुए तो ये अवधारणा स्वाभाविक रूप से सिमटती गई, संकुचित होती गई, और ब्रिटिश शासन में खास करके बहुत सारी विकृतियों और स्मृति के विलोप की अवस्था का हम शिकार हुए। और यहां तक स्टैब्लिश करने का पाश्चात्य विद्वानों ने प्रयास किया कि भारतीयों में तो इतिहास की कोई चेतना ही नहीं, इतिहास को जानते ही नहीं। इस दौरान भी बहुत सारे हमारे विद्वानों ने उनकी अवधारणा को निगेट करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी धारा प्रभावी होती है। दूसरी स्थिति यह है कि हमने जो इतिहास लेखन की हमारी परंपरा है उसके 2-3 अगर मूल तत्वों की हम बात करें तो हमने धर्म को केंद्र में रखा, धर्म से अनुप्राणित रहा, धर्म ही प्राण तत्व रहा, सनातन, जिसमें स्पष्टतः धृते क्षमा दामोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इसको स्टैब्लिश किया गया। और इस आधार पर ये मानवीय मूल्यों और गुणों के विकास की चेतना इतिहास के माध्यम से निर्धारित करने का प्रयास किया गया। धर्म हमारे समाज और राष्ट्र जीवन को एक करने की कड़ी के रूप में धर्म ने कार्य किया। इसके विपरीत एक बार हम फिर जगह देखें पाश्चात्य दर्शन की ओर, तो ईसा को आधार बना लिया उन्होंने। ईसा पूर्व का सारा काल उनके लिए अंधकारमय था, और कुल 4000 साल तक इतिहास को समेटने की चेष्टा की। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा। कालगणना हमारे लिए जिसका सबसे बड़ा आरोप लगाया गया कि तिथिक्रम का हम ध्यान नहीं रखते, इसलिए वो इतिहास नहीं है। उन्होंने जो तिथिक्रम अपनाया वो 4004 ईसा पूर्व में 4 अक्टूबर को सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और इतिहास को प्रारंभ में लंबे समय तक वहीं तक समेटने का कार्य करते रहे वो, कि कैसे उसी टाइम फ्रेम में सारी चीजें, सारी व्याख्याएं कर ली जाए। सफल नहीं हुए, अलग बात है। और हम शुरू से 43,20,000 साल के एक चतुर्युग की संकल्पना के साथ, 40, 30, 20 और 10% की चतुर्युग की हमारी संकल्पना, सतयुग से लेकर कलयुग तक, और उसके बाद भी मनवंतर, कल्प और सृष्टि रचना, ये जो हमारा टाइम फ्रेम है, जो कालगणना है, वो एक बड़ा विभेद उसने भी पैदा किया। दूसरे उन्होंने यूनिलीनियर बात की कि एक क्रमिक विकास है उनका, अंधकारमय काल से वो पूर्ण प्रगति की ओर अग्रसर है। 4004 साल का जो 4004 ईसा पूर्व से 6000 साल का जो पूरा इतिहास है वो एक क्रमिक विकास है। हम साइक्लिक बात करते हैं कि हमारे यहाँ बार बार अप्स डाउन होते रहे, प्रलय और सृजन होता रहा। हम इस परंपरा पे निश्चित रूप से जो ये अवधारणा है कि इतिहास की संकल्पना का ज्ञान नहीं, वो निर्मूल है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को देखिए, पूरा एक गाइडलाइंस तय करते हैं कल्हड़ कि एक तो अपने इतिहास पूर्व के सभी इतिहासकारों का पूरा विवरण देते हैं और बताते हैं कि क्या गाइडलाइंस है इतिहासकार के लिए। इतिहासकार को रागद्वेष से ऊपर होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए,
उसे पूर्व काल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसे परिस्थितियों और घटनाओं का सही विवेचन करना चाहिए और इतिहास की समस्याओं को उसकी व्यापकता और विविधता के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाना चाहिए, जिसका जो निष्कर्ष है वो उसका आधार नैतिक होना चाहिए। शायद उठा के देख लीजिए, पाश्चात्य जगत में उस समय किसी भी इतिहासकार ने इस तरह का विवेचन नहीं किया है, यह स्पष्ट। ये एक परंपरा, जो स्वस्थ परंपरा या बड़ी परंपरा हमारी है, इसको निगेट किया। अब परिप्रेक्ष्य पे आते, दो ही शब्द की हमको आज आपके सामने अपने युवा इतिहासकार मित्रों से चर्चा करनी है कि हमारी परंपरा क्या है और परिप्रेक्ष्य क्या है। ये बातचीत आवश्यक है, जिसका संकेत अभी डॉक्टर बालमुकुंद जी अपनी बातचीत में कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी पीरियड से शुरू करता हूं अपनी बात। जब अंग्रेज आए तो एक थ्योरी लेके आए, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों पर भार। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे यह भार दिया है, हमें यह भार दिया है कि हम पूरी दुनिया में जाएं और असभ्य लोगों को सभ्य बनाएं, उन्हें जीवन जीने का तरीका बताएं। और भारतीय असभ्य हैं, जंगली हैं, क्रूर हैं, बर्बर हैं, उन्हें अपना शासन करने नहीं आता, कभी उन्होंने अपना शासन नहीं किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए भारत में शक आए, हूण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, मुस्लिम आए और बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हम आए। और हम पे ये भार है कि हम आप सबको सभ्य बनाएं। उनका लक्ष्य और उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट थी। They put all their efforts to hammer the confidence of Indian people। उन्होंने वो सारा प्रयास किया जिससे जो विजित और शासित लोग हैं, ये उनकी मजबूरी भी थी, उसके मानस पे वो शासन कर सके, उनमें वो कॉन्फिडेंस रही न जाए, ऐसा वो कर सके। इसीलिए स्वाभाविक रूप से जो भी इतिहास लेखन उनके निर्देशन में हुआ, उनके द्वारा हुआ, उसमें डिस्टॉर्शंस, उसमें विकृतियों, विस्मृतियों की भरमार होती। दुर्भाग्य ये है कि हम स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं बौद्धिक और शैक्षिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेशी बने। एक चर्चा आनंद सर हमेशा करते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की, एक सेमिनार भी उन्होंने इसी पे किया। अभी हम उस डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स या जो हमारा माइंडसेट है उससे बाहर नहीं आता। हम अपने उस गौरव को सही तरीके से अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं जो वास्तव में हमारी मूल खाती है। मैं बहुत संकेत के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। सृष्टि की उत्पत्ति से जैसी मैंने चर्चा की, कहां 4004 ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट और कहां हमारी पूरी सृष्टि रचना जिसमें चतुर्युग, मनवंतर और कल्प की अवधारणा है। उसके बाद मनुष्य के विकास की वो बात करते हैं, आपको डार्विनियन थ्योरी पता होगी। और युवा इतिहासकार मित्रों, इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विज्ञान की स्थापनाएं अगर हम देखें तो 2/3 से अधिक स्थापनाएं जो पिछले 150 साल में हुई थी, पिछले 3 दशक में खारिज हुई, केवल नए तथ्यों के आने से। तो इतिहास की स्थापनाओं को ढोने का कोई, अनावश्यक ढोने का कोई मुझे कारण नहीं दिख रही। मानव के उद्विकास को कहते हैं कि इस तरह से मनुष्य का उद्विकास, नए रिसर्चर्स कहते हैं कि इस चीज में कभी परिवर्तन हुई नहीं, इसलिए इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इसी के समानांतर आप अपने ऋग्वेद के रेफरेंसेस देखेंगे तो ऐसी भरमार है जहां वो कहते हैं कि अमानवीय मानव का जन्म होता है, हो सकता है, इसलिए वो मानते रहे कि वो बंदरों की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, ऐसा हम मानते। आगे बढ़िए, आर्य आक्रमण का सिद्धांत आज खारिज हो गया, उसे और ठीक से अंतिम कीलें अगर ठोकनी है तो अपने युवा इतिहासकार मित्रों को उसमें ठीक से जो AIT है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वो पूरी तरह से ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी OIT में तब्दील हो चुकी है। कुछ अंतिम कीलें बची हैं जो आप काम उसको आप और हम उसको पूरा कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सिंधु संस्कृत सभ्यता के साथ बड़ा विभेद हुआ, अन्याय हुआ, उससे काम करने की जरूरत है। विदेशी आक्रमणों को अत्यधिक लगभग 1/3 पाकिस्तान तक, और शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां ये होता है, ये हुआ 1/3 पाकिस्तान तक विदेशी आक्रमण, जहां हमें हराया गया, कोशिश किया गया, ऐसे घटनाओं से परे उनको संतुलित करने की जरूरत है। धम्म जैसी संकल्पना से खिलवाड़ किया। महान इतिहासकार रोमिला थापर जी लिखती हैं, धम्म अशोक की अपनी खोज, और अपने ही एडिक्ट में वो कहता है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये पौराणिक प्रकृति। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि रोमिला थापर जैसी इतिहासकार ने उसका अनुशीलन न किया हो,
उसको पढ़ा ना हो, उसको समझा ना। इसलिए अगर सनातन परंपरा को निगेट करने का प्रयास है तो कुछ बड़े उद्देश्य के साथ है, ऐसा मेरा स्वर्ण युग की कपोल कल्पना है, ये उद्घोष से धारा ने किया। अगर हम किसी काल को स्वर्ण युग कहते हैं तो विशेष आधारों पर तो उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन झा और त्रिमाली एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें एक पूरा चैप्टर जिसका टाइटल है स्वर्ण युग की कपोल कल्पना। किसी भी तरह से हम अभी उस गौरव की ओर न जा सके, उस स्वाभिमान को न जी सके, ऐसा एक उद्देश्य है। मुस्लिम प्रतिरोध का सही चित्रण नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात होती है लेकिन ताहिर के प्रतिरोध की चर्चा नहीं होती। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, इसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन आनंदपाल, त्रिभुवनपाल और गोगावीर ने जो उसका प्रतिरोध किया और जिस स्तर तक जाके किया उसकी ठीक चर्चा नहीं होती। गोरी के आक्रमण की बात होती है लेकिन 150 साल का गैप है गोरी के और महमूद गजनवी के आक्रमण के बीच। उस कारणों की ओर हम नहीं जाते। गजनवी का एक जनरल था सैयद सालार मसूद। श्रावस्ती के एक छोटे से शासक ने सुहेल देव नाम का शासक था जिसने 1033 ईस्वी में उसकी पूरी सेना के साथ उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद 150 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर एक बार आग उठाकर विजय करें। वो हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से गायब और योजनाबद्ध तरीके से गायब। मिराते मसूदी ग्रंथ है जिससे इसका पूरा विवरण मिलता है, लेकिन जानबूझकर मिराते मसूदी का कहीं उल्लेख ना आ जाए ऐसा प्रयास किया गया। सामाजिक इतिहास का सही निरूपण नहीं हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो हमारा अवदान था उसका सही चित्रण नहीं हुआ। आप कहिए जो कहिए एक धारा के सामने कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बहुत उन्नत थे, तुरंत हो जाएगा ये संघवाद, बिना ये सोचे कि सही भी बोल सकता है। कारण बताइए ना कि 1700 साल से मेहरौली का लौह स्तंभ खड़ा है और उस पर जंग नहीं लगी है। दुनिया में आज भी कोई ऐसा लौह का कोई प्रमाण और बता दो। आपको 1.25 लाख मेटलर्जिकल फाउंड्रीज की बात करता है। 300 तरह के ऑपरेशन का जिक्र करते हैं तो संविधा। आगे बढ़िए, हमने मध्यकाल में भी पूरे फारसी इतिहासकारों की बात को एज इट इज सही मान लिया, उसको प्राथमिक सोच मान लिया। अंग्रेजों की बातों को, अंग्रेजी इतिहासकारों की बातों को पूरी तरह से सही मान लिया, बिना ये देखे कि उनका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे, इस लेखन के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। ब्रिटिश काल में बहुत बड़ी संख्या में एक बाधा ये भी हमारे सामने आती है और आएगी कि बहुत बड़ी संख्या में पांडुलिपियों और दस्तावेजों को जाने से पहले नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। वेवेल और नेहरू जी का पत्राचार है इसको लेकर। नालंदा विश्वविद्यालय में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण होता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग होता है, कैसे जलाया गया। जब धर्मगंज पुस्तकालय मिला और वहां की पांडुलिपियां मिली तो उनके सेवासालारों ने कहा कि इसको हम ले चलते हैं अपने देश। भारतीय अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसको हम अनुवाद कराएंगे। थोड़ी देर के लिए खिलजी ने सोचा और कहा नहीं, इसमें आ जाए। फिर उसके कुछ सेवासालारों ने इसको बनाने का प्रयास किया जो थोड़े बुद्धिमान थे। पूरा विवरण मिलता है तो कहता है कि नहीं, या तो उसमें वही बातें होंगी जो पुराने शरीफ में है, तो भी हमारे लिए बेकार है क्योंकि दुनिया का उच्चतम ज्ञान पुराने शरीफ है, और अगर इसके अलावा इसमें कुछ है तो वो कुफर है, इससे और वो जला दी गई। बड़ी संख्या में अभी भी नेशनल आर्काइव्स वगैरह में फाइलों पर कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट बैंड लगा हुआ है, जिससे अभी भी हम बहुत सारी चीजों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी की फाइलें खुली, आपको ध्यान में होगा। इसलिए हमको पुनर्लेखन, सही संकलन की ओर जाने की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। हम युवा इतिहासकार मित्रों को भगिनी निवेदिता फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहती हैं कि भारत के सम्मुख जो प्रमुख कार्य हैं उसमें से ये है कि भारतीय अपने स्वयं के इतिहास का पुनर्लेखन करें, और वह भी आधुनिक नियमों के अनुसार, जो एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से संभव होगा, संयुक्त प्रयासों से संभव होगा। इसलिए इस समूह की आवश्यकता है। आनंद कुमार स्वामी लिखते हैं कि अपने ही इतिहास से छेड़छाड़ और ये थोपा हुआ इतिहास हम कब तक पढ़ेंगे। महात्मा गांधी 1917 में लिखते हैं कि भारत में विकृत इतिहास ही हमें पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को।
कहते हैं कि भारत का छात्र मिडिल सेक्स काउंटी जानता है, लेकिन काठियावाड़ और सौराष्ट्र के विषय में नहीं जानता। वह मैनचेस्टर और लिसेस्टर तो जानता है, लेकिन गंगा यमुना के बारे में ठीक से नहीं जानता। तो एक जर्मन विद्वान है पोकहेमर, वो लिखते हैं कि जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ता हूं तो लगता ही नहीं है कि मैं भारत का इतिहास पढ़ रहा हूं, बल्कि केवल पराजय, पतन और अपमान का इतिहास। एक फ्रेंच विद्वान है जो हम लोगों के संपर्क में भी हैं, पिछले दिनों उन्होंने हम लोगों के साथ एक संगोष्ठी भी आयोजित की थी, फ्रैंकस गैटियर, एक बड़ी फ्रेंच पत्रिका के वो संपादक हैं। वो लगातार इस बारे में लिखते हैं कि भारतीयों को अपना इतिहास लेखन करना चाहिए। अभी दारा सिकोह और औरंगजेब पे एक तुलनात्मक संगोष्ठी उन्होंने बहुत बड़ी आयोजित की थी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सहयोग से। स्वामी विवेकानंद एक शताब्दी पहले कह गए कि इट इज फॉर इंडियंस टू राइट इन हिस्ट्री। हम कब तक उस विकृत इतिहास को पढ़ें? ये कार्य हमें अब संपादित करना होगा। मार्क्स कभी भारत नहीं आता है, लेकिन न्यूयॉर्क हेराल्ड में 1853 में उसके 2 लेख छपते हैं जिसमें वो कहता है कि इंडिया इज अ पेक्यूलियर कंट्री। वो लिखता है कि समथिंग वेरी रॉन्ग विद द सोसाइटी, दे आर वर्शिपिंग मंकीज एंड काउज। वो कभी भारत नहीं आया। मैक्स वेबर लिखता है कि 2 सोसाइटीज, इंडिया एंड चाइना, नेवर कैन नेवर कम अप। और हमने अपने पूरे इतिहास को उन्हीं के चश्मे से देखना शुरू किया। अब समय आ गया है कि हम उस मानसिकता से बाहर आए, परिप्रेक्ष्य को समझें, और मैं कहता हूं कि अब ये इतिहास लेखन का स्वर्णकाल, सही सत्यपरक इतिहास लेखन का स्वर्णकाल है। इससे अच्छा समय हमें नहीं मिलने वाला। 5 वर्ष की पृष्ठभूमि हमें प्राप्त हो चुकी है और अगला 5-10 वर्ष हमें बड़ा काम करने के लिए है, लेकिन उसके लिए श्रम की आवश्यकता होगी, समर्पण की आवश्यकता होगी। मैं आह्वान करता हूं अपने युवा इतिहासकार मित्रों से कि हम एक सत्यपरक इतिहास लेखन करें, भारतीय चेतना के प्रकाश में करें, भारतीय स्रोतों के आधार पर करें और भारतीय ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।